देखिए अभी हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमने देखा केवल आधी तरंग ही डीसी में बदल पा रही है। मतलब एसी की अगर हम फुल वेव की बात करें केवल उसका आधा हिस्सा ही डीसी में बदल पा रहा था। तो इसका अब जो नेक्स्ट टाइप आता है रेक्टिफिकेशन का, वो नेक्स्ट टाइप क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब हमें पूरी तरंग को दिष्ट धारा में बदलना हो तो क्या कराता है। ठीक है, तो अब हम फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं। तो देखेंगे हमने ट्रांसफार्मर यूज करा है वही, बस यहाँ पर स्पेशल बात क्या है कि हमने यहाँ पर मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया है। मतलब एक ऐसे ट्रांसफार्मर का उपयोग जिसके सेंट्रल से, मतलब सेकेंडरी कॉइल के सेंट्रल से आउटपुट ली जा सकती है। और ये थोड़ा सा महंगा डिवाइस होता है, इस तरह का डिवाइस जिसके कॉइल के सेंटर से हमें अगर आउटपुट लेनी पड़े तो वो सेंटर वाला पॉइंट ढूंढना थोड़ा कठिन काम है। तो इसलिए ये जो ट्रांसफार्मर है, जो मध्य निष्कासित सेंट्रल ट्रैप्ड आउटपुट जो ट्रांसफार्मर है यूज करते हैं, ये इसकी एक विशेषता है। ठीक है, तो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमने ये परिपथ व्यवस्था चित्र में दिखाई रखी है। यहाँ दो डायोड का उपयोग किया जाता है, D1 और D2, और सेंट्रल आउटपुट जो ट्रांसफार्मर है वो यूज कर रहे हैं। लोड प्रतिरोध RL ले रहे हैं आउटपुट नोट करने के लिए। ठीक है, साइड में मैंने यहाँ पर इसके अभिलाक्षणिक वक्र पहले से ही बना रखे हैं समझने के लिए। अब देखें इसकी क्रिया विधि क्या होता है, बिल्कुल अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह ही है। जैसे ही हमारे पास हम K को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या लागू होगा, एसी सोर्स से पॉजिटिव हाफ साइकिल। प्राइमरी कॉइल के अंदर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगा तो मान लिया कि P1 सिरा हमारे पास नेगेटिव और P2 सिरा हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, कोई एक सिरा नेगेटिव और कोई एक सिरा पॉजिटिव मानना ही पड़ता है, चाहे तो आप ये वाला मान लीजिए चाहे ये वाला मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको कोई एक मानना ही पड़ेगा। तो हमने अज्यूम कर लिया P1 सिरा नेगेटिव और P2 सिरा पॉजिटिव है। तो यहाँ जो करंट का फ्लो है वो P2 से स्टार्ट होकर इस तरीके से होगा। अब चूंकि यहाँ जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा है वो सेम टू सेम वही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में भी इंक्रीज होगा। तो फैराडे और लेंज का नियम क्या बोलता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, ठीक है, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और उस ईएमएफ को लेंज ने बताया कि वो अपनी उत्पत्ति का विरोध करता है। इस कारण सेकेंडरी कॉइल का बिहेव जो है वो कैसा होगा कि जो नेगेटिव सिरा है इसके जस्ट सामने वाला सिरा कैसे बिहेव करेगा, पॉजिटिव की तरह, और जो पॉजिटिव सिरा इसके जस्ट सामने वाला सिरा कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव की तरह। ठीक है, फर्स्ट टाइम में हमारे पास इस तरीके से कंडीशन बनेगी। तो अब देखेंगे हमारे पास क्या हुआ, ये डायोड D1 जो है इसका पॉजिटिव सिरा किससे जुड़ा हुआ है, कॉइल के पॉजिटिव से, और नेगेटिव सिरा किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। ठीक है, अर्थात D1 डायोड जो है वो क्या हो गया, फॉरवर्ड। क्यों, सेम, अगर सेम से जुड़ा हो पॉजिटिव पॉजिटिव से और नेगेटिव नेगेटिव से तो हम कहते हैं डायोड फॉरवर्ड है। इसी तरीके से डायोड D2 को देखें जरा, तो D2 का पॉजिटिव सिरा कॉइल के किससे जुड़ रहा है, नेगेटिव से, और नेगेटिव सिरा कॉइल के किससे जुड़ रहा है, पॉजिटिव से। अर्थात डायोड D2 क्या हो गया, डायोड D2 रिवर्स बायस कंडीशन में हो गया। तो हमारे पास जो इसकी क्रिया विधि है उसमें हम फर्स्ट स्टेप समझा रहे हैं कि जब यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होता है तो डायोड D1 है, D1 और D2 मैं दोनों लिख देता हूं। तो D1 हमारे पास क्या हो गया, फॉरवर्ड हो गया, और D2 हमारे पास क्या हो गया, रिवर्स। ठीक है, तो D2 हमारे पास रिवर्स कंडीशन में आ गया। अब इस समय जो धारा का पथ है वो धारा का पथ हम देखते हैं कि धारा का पथ कौन सा बना, कहां से गई धारा। तो हमेशा धारा पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे की तरफ जाती है, धारा की दिशा यही होती है। तो देखिए डायोड D1 फॉरवर्ड है, तो डायोड D1 फॉरवर्ड है तो करंट पॉजिटिव सिरे से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सिरा जो है इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये सिरा S1 है और ये सिरा S2 है। तो करंट स्टार्ट कहां से हुआ, S1 से, तो धारा का पथ क्या बना, S1। S1 से जाने के बाद वो कहां से गई, A से, A के बाद वो किस में से गुजरी, D1 से। ठीक है, A से D1 से गुजरी, D1 के बाद कहां पहुंची करंट, D1 से गुजरने के बाद करंट पहुंची हमारे पास B पॉइंट पर। तो जब करंट B पॉइंट पर पहुंची, B के बाद वो करंट हमारे पास यहां आ जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं कैपिटल E मान लेता हूं, तो कैपिटल E तक करंट आई। अब कैपिटल E पर जंक्शन आ गया, दो संधि बिंदु आ गया, मतलब दो ब्रांच जा रही हैं, एक इस तरफ जा रही है और एक RL में जा रही है। तो करंट यहां से स्टार्ट हुई, यहां पर आई। अब यहां पर आने के बाद करंट को प्रॉब्लम है कि वो कहां जाए, दोनों में जाए या किसी एक में जाए। ठीक है, तो आप देखते हैं जैसे ही E पॉइंट पर आता है यहाँ पर करंट, तो डायोड D2 हमारे पास क्या है, डायोड D2 रिवर्स बायस है। क्यों, क्योंकि इसका पॉजिटिव सिरा नेगेटिव से और नेगेटिव सिरा P2 से पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है।
तो D2 रिवर्स बायस है, आइडियल कंडीशन में D2 रिवर्स बायस है तो ये डायोड कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्य नहीं करेगा। कार्य नहीं करेगा का मतलब क्या है कि इसका जो रेजिस्टेंस है इस समय जो रेजिस्टेंस है वो कैसे बिहेव करेगा, इनफाइनाइट। मतलब यहाँ पर ये डायोड जो है काम नहीं कर रहा, तो यहां से अगर करंट आ भी गई तो डायोड से आगे जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो काम ही नहीं कर रहा, तो ये कैसा रेजिस्टेंस शो करेगा, इनफाइनाइट। तो करंट को यहाँ पर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो इसीलिए सारा का सारा ये करंट कहां से गुजर जाएगा, RL में से। फिर RL में से गुजरने के बाद ये जो S पॉइंट है, ठीक है, S पॉइंट से वापस कहां चला जाएगा, S1 पे। तो करंट का जो सर्किल है वो ऐसे रहेगा, इसके अंदर यहाँ पर ऐसे गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम में करंट ऐसे जाएगा, S1 से होता हुआ D1, क्योंकि D1 फॉरवर्ड है, B के बाद ये E तक आएगा, E के बाद यहाँ जाना चाहेगा पर नहीं जा पा रहा क्योंकि डायोड D2 रिवर्स बायस में, तो सारा करंट RL में से पास आउट हो जाएगा और वापस S1 पे आएगा। तो धारा का पथ क्या बना, S1 टू A से D1, D1 से B से हमारे पास E आया, E से कहाँ गुजरा, RL में से होकर गुजरा, फिर RL में से गुजरने के बाद S के बाद हम क्या बोल देते हैं, S1, क्योंकि करंट जहां से शुरू होता है वहीं खत्म होता है, तो धारा का पथ ये रहेगा। इस प्रकार RL में से तो करंट पास आउट हुआ ना, तो RL में से करंट पास आउट हुआ तो हमें आउटपुट क्या होगी, मिलेगी, यानी इसका हाफ वेव जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो आउटपुट में मिल रहा है। इसी प्रकार सेकंड टाइम को हम डिफाइन करते हैं। सेकंड टाइम में जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगा तब क्या होगा, देखिए जब सेकंड टाइम की हम बात करते हैं तो सेकंड टाइम के अंदर अगर हमने फर्स्ट टाइम में ये वाला सिरा नेगेटिव माना है तो नेगेटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई होगा तो ये सिरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पहले नेगेटिव माना था तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट विपरीत हाफ साइकिल अप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से सेकंड टाइम के अंदर जो सिरा पॉजिटिव था वो सिरा अब हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव। तो वही जैसा यहाँ पर चेंज हुआ है, तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ हम कहे लेंज और फैराडे के नियम लगाए, तो सेकंड टाइम के अंदर हमारे पास देखेंगे सेकंड टाइम में ये सिरा पॉजिटिव था तो ये सिरा अब कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिव, और सेकंड टाइम के अंदर हमारे पास ये सिरा नेगेटिव था तो अब ये सिरा कैसे बिहेव करेगा, पॉजिटिव। तो अब हम देखते हैं कि D1 और D2 किस तरह जुड़े हुए हैं सर्किट में। ठीक है, तो जैसे ही हम D1 की बात करते हैं तो D1 हमारे पास देखेंगे, डायोड D1 की हम बात करें तो D1 हमारे पास देखिए पॉजिटिव सिरा इस बार किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, क्योंकि सेकंड टाइम की बात चल रही है तो पॉजिटिव सिरा किससे जुड़ा है, नेगेटिव से, और नेगेटिव किससे जुड़ा है हमारे पास यहाँ पर, पॉजिटिव से। अर्थात D1 इस बार क्या हो गया, D1 रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया तो D1 यहाँ पर काम नहीं करेगा, D1 कार्य नहीं करेगा। आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, D1 कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, आइडियल कंडीशंस है। और इसी तरीके से D2 की बात करें तो D2 देखो सेकंड टाइम की बात चल रही है तो D2 हमारे पास ये पॉजिटिव सिरा ये किससे जुड़ा है, सेकंड S2 इस बार हमारे पास पॉजिटिव बिहेव कर रही है तो पॉजिटिव से जुड़ा है, और नेगेटिव हमारे पास सेकंड टाइम में किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। इट मींस इस बार D2 जो है, D2 हमारे पास कैसा है, फॉरवर्ड है, तो D2 हमारे पास फॉरवर्ड की तरह काम करेगा, यानी करंट पास आउट करेगा। तो इस समय जो धारा का पथ बना, धारा का पथ जो है वो देखें हम, धारा का पथ कहाँ से स्टार्ट होगा, धारा का पथ हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो धारा का पथ पॉजिटिव से स्टार्ट होगा तो पॉजिटिव के लिए हम कहाँ से स्टार्ट माने, S2 से मान रहे हैं, तो धारा का पथ जो होगा वो S2 से स्टार्ट होगा। S2 के बाद कहाँ जाएगा, D के बाद कहाँ जाएगा, D2 के बाद कहाँ जाएगा, C। तो करंट इस बार यहाँ से गया, ठीक है, करंट बार यहाँ से चालू हुआ इस बार, ठीक, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पर आया, C के बाद हमारे पास कहाँ आएगा, E पर हमारे पास फिर वो दिक्कत है, E के पास हमारे पास आते ही, E पॉइंट पर आते ही हमें जंक्शन मिल गया कि B में जाए कि RL में जाए या दोनों में जाए। ठीक है, तो अब वहां पर देखते हैं, हमें पता है कि इस बार D1 हमारे पास क्या हो गया, D1 रिवर्स बायस हो गया है, तो D1 हमारे पास काम जब करेगा ही नहीं, तो D1 हमारे पास काम नहीं करेगा, इसका मतलब ये अनंत ओम प्रतिरोध दर्शाएगा। तो यहाँ से करंट E पर आने के बाद सारा का सारा करंट ये जो है ऊपर ना जाकर वापस किस में से निकल गया, RL। तो देखिए दोनों बार धारा की दिशा समान है, RL में से जा रहे हैं और वो भी ऐसे ही जा रहे हैं, तो इस बार भी करंट क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होने पे भी करंट RL में से ही गुजरा और सेम डायरेक्शन में गुजरा। तो क्या हो रहा है, दिशा निश्चित हो गई है करंट की आउटपुट में, क्योंकि RL के सिरों पर आउटपुट नोट करेंगे तो सेकंड टाइम में भी वैसे ही धारा इसके अंदर आई, यहाँ से आने के बाद वापस इधर आ जाएगी। तो ठीक है, धारा का पथ कंप्लीट करते हैं, C के बाद E के बाद उसको RL में से ही गुजरना है, RL में से गुजरी, RL में से गुजरने के बाद S, और S के बाद वापस कहाँ पर आ गई करंट, S2।
ठीक है। तो इस प्रकार जो करंट का जो हमारे पास सर्किल रहेगा वो ऐसे स्टार्ट होकर वापस ऐसे आएगी। तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग है। तो देखिए जितना पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उतना ही नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। पॉजिटिव में भी हमारे पास धारा का पथ आ रहा था, धारा आ रही थी, इसका मतलब हमारे पास क्या है, आउटपुट तो मिल ही रही थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ आउटपुट लिखूं तो आउटपुट इस कंडीशन में भी मिल रही है फर्स्ट कंडीशन में, और आउटपुट सेकंड कंडीशन में भी मिल रही है। तो अर्थात दोनों कंडीशन में हमें आउटपुट मिल रही है, यानी फुल वेव जो है वो आउटपुट में प्राप्त हो रही है। और फुल वेव आउटपुट में प्राप्त हो रही है तो जितना इसका हमारे पास एम्पलीट्यूड है, यानी जितना इसका मैग्नीट्यूड बन रहा है उतना ही नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बन रहा है। तो यानी आउटपुट में मैग्नीट्यूड तो उतना मिलेगा ही, साथ में डायरेक्शन भी देखिए फिक्स हो गई। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर धारा की दिशा और परिमाण दोनों निश्चित हो गए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो देखिए ये हमारे पास इनपुट है, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट स्टार्ट हो गया। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होता है तो जो फॉरवर्ड है उससे आउटपुट मिल जाएगा, यानी D1 फॉरवर्ड है, आउटपुट मिल गया। फिर जैसे पॉजिटिव आएगा फिर D1 फॉरवर्ड हो जाएगा। पर जैसे ही हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो जब D1 फॉरवर्ड है तो D2 रिवर्स बायस में, अर्थात D1 में नेगेटिव हाफ साइकिल के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई होता है तो D1 हमारे पास रिवर्स हो जाता है, यानी D1 नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए काम नहीं कर रहा है, यहाँ आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि D1 रिवर्स बायस में काम नहीं, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए काम नहीं कर रहा, और D2 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए काम नहीं कर रहा, परंतु दोनों में से हर बार एक ना एक काम तो कर ही रहा है। तो हर साइकिल के प्रति हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ मिल रहा है। जब D2 नेगेटिव बायस अप्लाई होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होता है तो D2 से आउटपुट मिलती है, जब पॉजिटिव होता है तो D1 से आउटपुट मिलती है। तो फाइनल आउटपुट देखें तो हर बार ही आउटपुट प्राप्त हो रही है, अर्थात ये पूरी की पूरी वेव हमें आउटपुट में मिल गई है। मैग्नीट्यूड एक ही दिशा में है पॉजिटिव हाफ साइकिल में और लगभग बराबर ही होता है, अर्थात ये हमारे पास AC को फुल DC में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करते हैं। ये सब आइडियली बात कर रहे थे हम, ठीक है। प्रैक्टिकली बात जब करते हैं तो हमें पता है कि कोई भी अनंत ओम नहीं दर्शाता, कुछ ना कुछ तो नगण्य मान की धारा बहती है नेगेटिव माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, यानी इस बार यहाँ इधर कुछ ना कुछ तो प्राप्त होना चाहिए ही था। ठीक है, इसी तरीके से D2 से भी कुछ ना कुछ प्राप्त होना चाहिए था। तो ये जो AC होती है, या सॉरी ये जो DC प्राप्त हो रही है, ठीक है, ये जो DC है हमारे पास, ये DC क्या है, प्योर नहीं है, ये DC प्योर नहीं है। इसमें AC कंपोनेंट ये कुछ ना कुछ मिले हुए होते हैं, AC कंपोनेंट कुछ ना कुछ होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो रिवर्स बायस में थोड़ा बहुत तो काम करता ही है डायोड, तो DC प्योर नहीं होती। तो ये जो DC है फ्लक्चुएटेड DC है, उच्चवाचन DC है, ठीक है, उच्चवाचन DC प्राप्त होती है। तो हमें DC से AC को अलग करना पड़ता है। तो DC से AC को जब हम अलग करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो पेपर में आता है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर वो कंप्लीट है और बहुत ही इजी है। जो आपको सर्किट डायग्राम में दिख रहा है उसी से आपको सारी क्रिया विधि समझ आ जाएगी कि कैसे लिखनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्रिया विधि मैंने लिखी हुई है, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, बहुत ईजी है। धन्यवाद।